चलिए अब हम लोग कार्बन और उसके यौगिक में आगे का चीज देखेंगे, आगे का पार्ट पढ़ेंगे। और कल हम लोग पढ़ा रहे थे एथेनॉल की विशेषता, और एथेनॉल की विशेषता में अब आप ध्यान से समझिएगा कि हम तीन चीज बताए थे। पहला चीज बताए थे कि कल जैसे देखिए आप लोगों का ये सब टॉपिक है, पहले इसको खुलने दीजिए। कल जो है से आप लोगों ने पढ़ा था, कौन कौन से चीजों के बारे में पढ़ा था, सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। और उसके बाद आज हम लोग इसका अंत करने के फेरा में हैं कि ये चैप्टर समाप्त हो जाए। एस्टर पढ़ा देंगे आज, साबुन कैसे बनाया जाता है वो पढ़ा देंगे, अपमार्जक क्या है इसके बारे में बतला देंगे, है ना, समजातीय श्रेणी क्या है उसके भी बारे में हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते थे कल जो है से हम लास्ट यहाँ पे किए थे कि मेथेनॉल क्या है, एथेनॉल क्या है। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा। एथेनॉल से ईथर कैसे बनाया जाता है, एथेनॉल से एथिलीन कैसे बनाते हैं, ये सब विधि आप लोगों ने कल सीखा था। इसके पश्चात जो है अगर आप देखें इधर तो आप लोगों ने व्यापारिक विधि से एथेनॉल कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या विशेषता है, क्या परिणाम है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ लिए थे। फिर एरोमेटिक यौगिक भी आप लोगों को हमने पढ़ाया था, एरोमेटिक यौगिक क्या है। इसके बाद हाइड्रोजनीकरण कल पढ़ाए थे, है ना। उसके पहले आप लोगों को हम पढ़ाए थे, देखिएगा कि हैलोजनीकरण क्या है इसको समझाए थे। और उसके बाद एल्केन के बारे में बतलाए थे, जीवाश्म ईंधन के बारे में बतलाए थे कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। इन सभी सारे चीजों के बारे में आप लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसके ठीक बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सो समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि एथेनॉल से एथिलीन बनाने की विधि, तीसरी विधि में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि एथेनॉल से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर एसिटिक अम्ल की चर्चा करेंगे तो उसको कैसे बनाया जाता है जरा सा देख लेंगे, आज यही टॉपिक होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक के सहारे कि एथेनॉल से, ध्यान से समझिएगा, एथेनॉल, एथेनॉल बोले तो सूत्र बताइए जी, C2H5OH। बोलबे नहीं करता है, यादें नहीं है तो बोलेगा कैसे, यही ना सूत्र होता है। हाँ यस सर, खाली ऐसे खर सर कर तो कर नहीं आता है। एथेनॉल से क्या बनाना है हमको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे बढ़िया अम्ल और सबसे चर्चित नाम किसका आता है, तो सबसे चर्चित नाम आता है एसिटिक अम्ल का। किसका नाम आता है, एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल बोले तो इसका सूत्र क्या होता है, कई एक बार पढ़ाए होंगे एसिटिक अम्ल का सूत्र, CH3COOH। क्या इसका नाम है, CH3COOH। बनाना कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से समझिए, है ना, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से, अब इसको कैसे समझेंगे वो ध्यान से देखिएगा, वो ध्यान से देखिएगा। ये वाला बुक उसमें लगा दीजिए अंदर, ये वाला जो बुक है ना, ये बुक लगा दीजिए जहां पे बुक रखे हैं ना, वैसे हल्का सा उठा करके, हाँ धीरे से, बस नहीं हटाइए उसको, तो बुक हटाइए, हाँ उसको भी हटाइए, धीरे से हटाइएगा, हिलेगा नहीं ज्यादा, हटाइए तो, हाँ एकदम सही है। थोड़ा पतला सा खाली जो बुक है ना वो लगा दीजिए, पतला वाला, पतला वाला बुक लगा दीजिए, अब सही हो जाएगा। बस हो गया, ठीक है, छोड़ दीजिए। चलिए अब देख लिया आप लोग, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना होगा एथेनॉल से, तो आपको ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑक्सीकरण विधि आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट है पहले? ऑक्सीकरण विधि का मतलब क्या हो गया, तो ऑक्सीकरण विधि का मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी यौगिक से आप हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए ना, हम पढ़ा रहे हैं तो इधर अपना इसको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीकरण क्या है, कम से कम नहीं आ रहा तो सुन तो लो कि समझ में आ जाए, बेवकूफ,
है ना। तो या तो हम लोग हाइड्रोजन को हटाते हैं किसी यौगिक से, तब भी उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, या ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ऑक्सीजन के जोड़ने को भी हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, या हाइड्रोजन को हटाने के को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, खाली चेहरा हमारे पास है, आंख हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लेकिन ध्यान पूरी तरह से आप लोगों का बहुत दूर है ना। खाली मुंह बैठ गए हैं यहाँ पे लेकर के, भगवान का दिया हुआ मुंह है लेकर के बैठ गए हैं, आंख से टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं उससे सुनने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ कहीं का। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा कि ऑक्सीकरण विधि का इस्तेमाल करते हैं। किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? ये बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए, ध्यान से समझिएगा, बनाने के लिए ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीकरण विधि का यूज करते हैं। ऑक्सीकरण विधि का यूज करते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यही ना ऑक्सीकरण की परिभाषा है। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है? उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है? तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में काम करता है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला देखिए, हम लोगों को इस बात का ध्यान रखिए, C2H5OH एथेनॉल है, तो C2H5OH हम लोग ले लेते हैं। C2 कार्बन 2 रखना है। कार्बन कितना रखना है? 2 ठो। देखिए यहां से कार्बन हम लोग क्या करते हैं, 2 ठो रख लेते हैं। देखिए यहां पे कार्बन हम लोग 2 ठो रख लिए, देख रहे हैं ना। और साथ में यहां C2 हो गया, H5 हो गया, 3 2 5, और क्या लगाना है? OH, और क्या लगाना है? OH ले लिए। हम लोग क्या करेंगे? उत्प्रेरक के रूप में क्या ले लेंगे? KMnO4। क्या ले लेंगे? KMnO4। अब यहां से जो 2 हाइड्रोजन है इसको हटा देंगे। 2 हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? हटा देंगे। हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। यानी कि हम अब ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण कर रहे हैं। और जब 2 हाइड्रोजन हटेगा, तो यहां से ध्यान से समझिएगा, जब 2 हाइड्रोजन हटेगा तब होगा क्या चीज? तो 2 हाइड्रोजन हटेगा तो हो जाएगा C, यहां C है और H का है 3 गो, तो CH3 क्या बन जाएगा? CH3। और यहां से दोनों हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो हटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? COH। क्या बन जाएगा? COH। 2 हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। किसके उत्प्रेरण में? KMnO4 के उत्प्रेरण में। क्लियर हो गया? तो ये जब जैसे ही ऐसा हो गया तो कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन आपका यहां पर 3 गो है, तो ये बना दिया आपका 2 गो कार्बन रहेगा तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया एथेन, और OH लगा हुआ है तो हो गया अल, तो हो जाएगा क्या चीज? एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। इसका नाम क्या है? एथेनल। और इसके बाद जैसे ही एथेनल बन गया तो फिर यहां पर हम लोग रिएक्शन कराएंगे और यहां पर 2 ऑक्सीजन को हम लोग जोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन का जुटना भी तो ऑक्सीकरण कहलाएगा ना। ऑक्सीजन जोड़ना, ऑक्सीजन जोड़ना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं तो ऑक्सीकरण करेंगे। तो ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ है CH3, एक ऑक्सीजन को इसमें और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा COOH। तो हमको बनाना था यही ना, CH3COOH। तो देखिए तो CH3COOH नहीं बन गया। तो इसको हम लोग बनाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक अम्ल। तो यह क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। समझ में आ गया? एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सिरिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरिका में पाया जाता है। पढ़ाए हैं ना?
ये सिरका में पाया जाता है। और कोई अगर बिलियन लेते हैं तो उसमें अगर 6% से 8% अगर हम लोग एसिटिक अम्ल डालते हैं, तो अगर मान के चलिए कि 6 से 8% हम लोग एसिटिक अम्ल डालें, तो उसमें कितना आपको मैंने, बाकी सब क्या रहेगा, तो बाकी सब पानी रहेगा। बाकी सब क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो 6% से 8% किसी भी पानी वाला विलयन में अगर आप लोग डालते हैं, है ना, एसिटिक अम्ल को, तो वह बन जाता है तनु एसिटिक अम्ल। कौन सा एसिटिक अम्ल? तनु एसिटिक अम्ल। और जब जैसे ही आप लोग डालिएगा इस एसिटिक अम्ल को, आप अगर डालिएगा तो यही क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, सिरका कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, सिरका। और इसका उपयोग आप कहां करते हैं, तो इसका उपयोग, सिरका का उपयोग देख लीजिए, उपयोग, इसका उपयोग कहां करते हैं, तो देखिएगा अचार देखे हैं ना, अचार को सुरक्षित करने में, अचार को संरक्षण करने में, अचार को किसमें, संरक्षण करने में इसका उपयोग होता है। और ये कैसा अम्ल है, तो सिरका जो होता है यह, चूंकि यह तनु है यानी कि दुर्बल है। कैसा है, दुर्बल। तो यह कैसा अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल है। समझ में आई बात ये वाला? तो सिरका के बारे में आपको कुछ समझे कि नहीं समझे? बोलिए नहीं रहा है। सिरका के बारे में कुछ समझे? तो सिरका इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाते हैं। समझ में आ गई बात? एसिटिक अम्ल बोले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही, है ना, माने कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही, है ना, एसिटिक अम्ल हम लोग बोलते हैं। समझे कि नहीं? तो ये आप लोगों का हो गया। अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री में अगला टॉपिक है जिसका नाम है एस्टर। एस्टर जिसके बारे में हम लोग कहे थे, देखिए एस्टर। एस्टर बोले तो इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो COOR लिखवाए हैं। आर क्या है, तो यह आर जो है, वह आर जो है वह शाखा के रूप में काम करता है। कैसे रूप में काम करता है, शाखा के रूप में। यह आर क्या है, तो यह एल्किल ग्रुप है। यह कैसा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप बोले तो इसका सूत्र क्या होता है, याद नहीं होगा, CnH2n+1, यानी कि एल्किल ग्रुप में आएगा CH3, C2H5, है ना, C3H7, यही सब ना आएगा। तो अगर यहाँ पर शाखा के रूप में ये सब लगे हुए हैं तो ये क्या कहलाएगा, एस्टर। क्या कहलाएगा, एस्टर। ये सब क्या कहलाएगा, एस्टर। यहां तक समझ में आ गया? तो एस्टर कैसे बनाए जाते हैं, ध्यान से समझिए। तो एस्टर बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एसिटिक अम्ल। क्या लेना पड़ेगा, एसिटिक अम्ल। और क्या लेना पड़ेगा, तो देखिए एसिटिक अम्ल ले लेना है, और उसके बाद आपको ले लेना है एथेनॉल। क्या ले लेना है, एथेनॉल। और जब एसिटिक अम्ल और एथेनॉल लीजिएगा तो इससे आपको बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा, एस्टर। जब ये दोनों लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, एथिल एसीटेट। एस्टर के रूप में क्या बनेगा, एथिल एसीटेट। समझ में आ गया बात? ये सब आता है परीक्षा में, है ना, एथिल एसीटेट। अब देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र अभी आप लोग पढ़े थे, CH3COOH, ये अम्ल हो गया। एथेनॉल का पढ़वे किए कि C2H5OH होता है। नहीं भी आता है तो याद कर लीजिए, है कि नहीं, C2H5। अरे ऑल जहां मैंने OH लगा दीजिएगा सब में ऑल लग जाएगा, है ना। और एथेन है तो एथ का मतलब होता है दो कार्बन ले लेंगे, है कि नहीं। तो दो कार्बन जब ले लेंगे और एथेनॉल बनाना है तो C2H5 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, CnH2n+1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो C2H5 बन जाएगा। तो इसको जैसे ही आप लोग करेंगे तो क्या होगा, यहां पर उत्प्रेरक के तौर पर ले लेना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या ले लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को आपको ले लेना है। जैसे ही आप इसको ले लीजिएगा तो आपका जो है से क्या बन जाएगा, CH3। यहाँ CH3 है तो CH3 मेरा ये बन जाएगा। यहाँ देखिएगा COO है तो ये COO भी हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ से C2H5 है तो ये C2H5 इसके पीछे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए O है, यहाँ वाला HY, यहाँ वाला HY, कै गो HY हो जाएगा, 2 गो। तो H 2 गो हो गया और एगो O हो गया, जल के रूप में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, तो इसका CH3 यहाँ आ गया, COO ये यहाँ आ गया, इसका C2H5 यहाँ आ गया, EOH EH
मिल करके क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो ये देखिए, तो अब आप देखिए तो यहाँ C है, तो C वाला फॉर्म में CH3 हो गया, और C का मतलब कि इसके चारों तरफ HH लगा हुआ है ना, तो CH3, और डबल O है तो डबल O। अब R के तौर पर यहाँ क्या आ गया, C2H5। तो क्या ये आपका एथिल एसीटेट बन गया कि नहीं बन गया, एथिल एसीटेट बन गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बन गया कि नहीं, एस्टर बना कि नहीं बना, या इसी को अलग अलग लिखिएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 COO C2H5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या चीज का सूत्र है, एथिल एसीटेट, यह एस्टर है, समझे कि नहीं, यह क्या हो गया, एस्टर। तो एस्टर कैसे बनाया जाता है, इस आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझ लीजिए, इसका स्वाद आपको एस्टर का स्वाद यानी कि एथिल एसीटेट का स्वाद कैसा लगेगा। तो स्वाद बोले या गंध बोले आपको ऐसा लगेगा ना कि कोई मीठा फल जैसा महकेगा। ये ऐसा मीठा फल, जैसे मीठा फल आपको घर में रखने पर जैसे महक आता है ना, जैसा सुगंध आता है, उसी तरह से आपको मीठा फल जैसा है ना इसका स्वाद लगेगा या गंध लगेगा, समझे कि नहीं। इसको मीठा होने की ही वजह से इसका इत्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इत्र। इसका इत्र बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, जो हम लोग है ना अपने आप को एकदम बढ़िया समझने के लिए इत्र वगैरह लगा लेते हैं ना, सेंट वगैरह, तो इत्र इसी का बनाया जाता है, समझे कि नहीं। और साथ में इसका उपयोग कहाँ होता है, मीठा पदार्थ बनाने में, है ना, मीठा पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है, समझे ना, किसका, एस्टर का, है ना, इसका उपयोग होता है। अब हम लोग पढ़ लेंगे साबुन के बारे में। किसके बारे में, साबुन। ये एस्टर समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं साबुन। अच्छा एक चीज बताइए, साबुन आप लोग जो लगाते हैं है ना, चाहे वो लक्स लगाते हो, डव लगाते हो, पेयर्स लगाते हो, जो भी साबुन है आप जो लगाते हो, वही साबुन के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है, साबुन भी पढ़ लेना है, अपमार्जक भी पढ़ लेना है। अपमार्जक बोले तो सरफ, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर जिसको आप लोग बोलते हैं, डिटर्जेंट पाउडर है कि नहीं, शैम्पू को लगाते हैं कि नहीं, तो वो सबको बोलते हैं अपमार्जक। और साबुन, तो साबुन कैसे बनाया जाता है आपको सिखा दे रहे हैं, बहुत अच्छे से, सीधा बैठ जाइए, ध्यान से समझिए। केमिस्ट्री बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं तो हम क्या करें। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। यानी कि इसको लिख दीजिए कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को, बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। ये पढ़ना है आपको, परीक्षा में ये आता है क्वेश्चन, हो सकता है कि इस बार भी आप लोगों को आ जाए, समझे कि नहीं है। ये टेंथ है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो क्या आंसर दीजिएगा, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। समझ में आ गया बात है। साबुन बनाने के लिए किसकी जरूरत है, तो साबुन बनाने के लिए चर्बी की जरूरत है। साबुन बनाने के लिए किसकी जरूरत है, देखिए ध्यान से, साबुन बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत है, चर्बी की जरूरत है, चर्बी की जरूरत है। और चर्बी आपको कहां मिलेगा, दो चीजों में मिलेगा, है ना, कहां कहां मिलेगा, दो चीजों में। अगर आप पेड़ पौधे से चर्बी निकालते हैं, पेड़ पौधों, है ना, पेड़ पौधों की जो चर्बी होती है, तो पेड़ पौधों की चर्बी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति तेल। कौन सा तेल बोलते हैं, वनस्पति तेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति तेल, समझे कि नहीं है। आज जीव जंतु का जो चर्बी होता है, जीव जंतु की जो चर्बी होती है, जीव जंतु की चर्बी को हम लोग बोलते हैं वसीय अम्ल। क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल। फिर से समझ लीजिए, साबुन बनाने के लिए आपको एकदम इतना बढ़िया से कंठस्थ हो जाना चाहिए कि आप एकदम आराम से लिख दें कि साबुन क्या है, तो पूरा का पूरा परीक्षा में आप कैसे लिखेंगे वो हम समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहेंगे। साबुन बनाने के लिए आपको चर्बी की जरूरत पड़ता है। चर्बी दो जगह मिलेगा, या तो पेड़ पौधा में मिलेगा और नहीं तो जीव जंतु से चर्बी की प्राप्ति होगी। अगर पेड़ पौधा से अगर चर्बी की प्राप्ति होती है तो उसको वनस्पति तेल बोला जाता है,
और जीव जंतु से अगर आप इसको प्राप्त करते हैं तो चर्बी को, तो उसको वसीय अम्ल कहा जाता है। तो हम लोग वसीय अम्ल ही लेते हैं। तो भैया ये वसीय अम्ल क्या है, तो जरा सा समझ लीजिए वसीय अम्ल क्या है। वसीय अम्ल क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। तो वसीय जो अम्ल है वह उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर समझिएगा वसीय अम्ल क्या है, यह उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का लंबा श्रृंखला है। समझे कि नहीं है, यानी कि क्या कैसे है, तो पहले इसको लिख देते हैं। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े ना, CH3COOH, तो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का माने उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का है ना लंबा श्रृंखला है ना, लंबा श्रृंखला। लंबा श्रृंखला बोले तो, लंबा श्रृंखला बोले तो लंबा श्रृंखला का मतलब हो गया कि कहां से लेकर के C13 से लेकर के C20 तक का हम लोग लेते हैं। C13 से C20 तक का हम लोग कार्बन लेते हैं। कार्बन की मात्रा कितना होना चाहिए उसमें, 13 से लेकर के 20 तक हम लोग जब लेंगे, है ना, कार्बन 20 तक हम लोग लेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, उच्च श्रृंखला। उसको क्या बोलते हैं, उच्च श्रृंखला। समझे कि नहीं, ये लेते हैं। समझ में आ गई बात है। यानी कि हम लोग अगर बात करें मेरे भाई, हम लोग अगर बात करें बढ़िया से, तो आप लोग ध्यान से समझिए इस बात को। हम लोग अगर बढ़िया से बात करें तो साबुन किस चीज से बनता है, तो यहां तो अर्थ निकल गया कि साबुन वसीय अम्ल से बनता है। किससे बनता है, वसीय अम्ल। और वसीय अम्ल की प्राप्ति किससे होती है, जीव जंतु की चर्बी से। यानी कि साबुन का निर्माण जीव जंतु की चर्बी से होता है। समझे कि नहीं, वसीय। तो साबुन जब ये होता है तो साबुन में देखिएगा बनाने के लिए जो वसीय अम्ल होता है वह 3 तरह का वसीय अम्ल होता है। कितना तरह का, 3 तरह का। एक को हम लोग कहते हैं पामीटिक। कौन सा अम्ल कहेंगे, पामीटिक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, पामीटिक अम्ल। दूसरा को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे वसीय अम्ल हम बता रहे हैं 3 तरह का होता है और तीनों से साबुन बनाया जा सकता है। एक का नाम है क्या चीज, पामीटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पामीटिक अम्ल। एक को बोलते हैं अस्टेरिक अम्ल, एक को क्या बोलते हैं, अस्टेरिक अम्ल। इससे भी आप साबुन का निर्माण कर सकते हैं। और एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओलेइक अम्ल। क्या बोलते हैं, ओलेइक अम्ल। इससे भी आप क्या बना सकते हैं, साबुन का निर्माण कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात है। अब देखिए पामेटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो सब बनेगा आपको CnH2Na पर +1, CnH2n+1 एल्किल ग्रुप से ही आएगा। और उसमें आपको चूंकि अम्ल ले रहे हैं तो COOH लगा देंगे। समझे कि नहीं, खाली उसमें क्या लगाना है, COOH। हमने कहा कि आपको लेना है C13 से ऊपर, तो इसका पामेटिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, C15। देखिए यहाँ पे C15, तो H कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी कि C15H31 COOH। यह फार्मूला किसका हो गया, पामेटिक अम्ल का। किसका हो गया, पामेटिक अम्ल का। समझ में आ गई बात है। एस्टेरिक अम्ल का होता है C17, 17 दूनी 34 और 1 35, C17H35 COOH। यह किसका सूत्र हो गया, एस्टेरिक अम्ल का। देख रहे कितना आसानी से बना रहे हैं से। इसका देखिएगा, इसका अगर हम 17 लेंगे वही अम्ल का, तो C17 में यहाँ 35 हुआ था ना, तो इसमें से घटेगा। इसमें से क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा, तो समझिए ध्यान से, है ना। C17, तो 17 दूनी 34, 34 में से 1 गया 33, याद रखिएगा। C17H33 COOH आ गया समझ में। ये तीनों से, तीनों अम्ल से हम लोग साबुन बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर साबुन आसानी से जो बनाया जाता है वह इस माध्यम से बनाया जाता है, एस्टेरिक अम्ल से। समझे कि नहीं, किस अम्ल से, एस्टेरिक अम्ल से। कैसे हम लोग साबुन बनाते हैं, अब इस बात को ध्यान से समझिए। यहां तक समझ में आ गई बात है। चलिए तो इसको छोटा थोड़ा सा कर देते हैं। चलिए अब यहां से ध्यान से समझिएगा एक एक बात। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो देखिए हमने कहा कि सबसे बढ़िया साबुन इसी से बनेगा, किससे, एस्टेरिक अम्ल से। जोर से बोलिए ना,
हाँ, किससे बनेगा? एस्टेरिक अम्ल से। इसका उपयोग हम लोग करते हैं साबुन बनाने में बहुत जबरदस्त है। हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग साबुन बनाने के लिए लेते हैं अस्टेरिक अम्ल। क्या ले लेते हैं? अस्टेरिक अम्ल। और क्या ले लेते हैं? तो आपको दो में से एक चीज लेना होगा। या तो आप हाइड्रोक्साइड चाहिए, उसमें अम्ल है तो उसके साथ साथ क्या चाहिए? हाइड्रोक्साइड, क्षार भी आपको चाहिए। तो या तो NaOH लीजिए या KOH लीजिए, दोनों में से जो बुझाए वो आपको लेना है। NaOH भी लीजिएगा माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिएगा, तब भी आपका साबुन का निर्माण होगा। समझे कि नहीं? तो आप NaOH और KOH में से कोई एक ही लेना है। और जब ले लीजिएगा और एस्टेरिक अम्ल से भी क्रिया कराइएगा तो उसी से आपको क्या बन जाएगा? साबुन का निर्माण हो जाएगा। क्या चीज का निर्माण हो जाएगा? साबुन का। यही साबुन आपका बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सो समझिए। अब एस्टेरिक अम्ल का सूत्र होता है C17H35 COOH, और आप ले लिए NaOH, है ना? क्या ले लिए? NaOH। अब होगा क्या चीज कि यहां है C17H35, यहां से H हटेगा और यहां हो जाएगा COO, और Na जाकर के उसमें Na जाकर के यहाँ पे जुट जाएगा और H यहां से हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा? COONA। क्या बन जाएगा? COONA। और यहाँ का H है, यहाँ का H, कै गो H हो गया? 2 गो, और एगो ऑक्सीजनवा है 100, तो क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2O। यही हो गया साबुन का फार्मूला। क्या है? साबुन का फार्मूला। यानी कि साबुन का सूत्र होता है C17H35 COONA। आ गया सब समझ में? क्या है इसका नाम? C17H35 COONA। और इससे भी बनाइएगा तो इससे भी बनाइएगा पामेटिक अम्ल से तो C15H31 COONA। समझ में आई बात? इससे बनाइएगा तो C17H33 COONA। अगर आप Na ना लेकर के K ले लीजिएगा तो इसका हो जाएगा C17H35 COOK। यहां हो जाएगा C15H31 COOK। यहां हो जाएगा C17H33 COOK। अगर पोटेशियम लीजिएगा तो K लगेगा, सोडियम लीजिएगा तो Na लगेगा। तो लेकिन साबुन यही होता है Na से, है ना? आप जो साबुन लगाते हैं वह होता है C17H35 COONA। आ गया समझ में? अब देखिए, ये जो आप साबुन का सूत्र जो लिखे, जिसका नाम है क्या चीज? सबसे बढ़िया साबुन यही है, C17H35 COONA जो लिए आप लोग। तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज ये भी आ गया, समझ में आ रही है कि नहीं बात? ये आ गया, और दूसरा चीज आपका ये आ गया, ये आ गया। तो जो किनारे है उसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। जो किनारे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष। आज जो ई साइड है उसको हम लोग बोलते हैं पूंछ। इसको क्या बोलते हैं? पूंछ। शीर्ष माने सर, माने ऊपर, और पूंछ माने पूंछ। जैसे पतंग आप लोग उड़ाए हैं तो पतंग में पूंछी रहता है ना अलग से, और जो ऊपर जो ऐसे ऐसे करते रहता है, पतंग में जो ऐसे ऐसे कर रहा है वो शीर्ष है। वो क्या है? शीर्ष है। अब पूंछिया तो कर पीछे पीछे रहता है, समझे कि नहीं? तो ये हो गया पीछे, यानी कि पतंग के पूंछी, और ये हो गया पतंग के मुंह, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष। अब इसको लिखा कैसे जाएगा तो देखिएगा, पूंछी है तो पूंछी में तो बनाइए, पूंछी बना दिए। तो सर कितना बनाएंगे? तो आप गिन लीजिए, शीर्ष कै गो है? 17 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देख रहा ना? 17। 17 में आई जुड़ जाएगा यहाँ COONA। आ गया समझ में? यही साबुन का फार्मूला हो गया। समझ में आ गई बात? तो जिसको अच्छा लगे ठगो ना, जिधर लगा के बैठल हम। देखिए, ये फिगर समझ में आ गया कि कैसे फिगर रहता है साबुन का से? ये क्या है? ये नहीं कि जैसे कैसे पतंगा में पूछिए ऐसे ऐसे रहता है, आई पतंगवा के मुंहवा रहता है। तो ये क्या हो गया? ई वाला हो गया शीर्ष, ई वाला क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? पूंछ। ये सब हो गया क्या चीज? पूंछ। समझे कि नहीं? तो यही आपका क्या हो गया? साबुन। यही आपका क्या हो गया? साबुन। आ गया समझ में? तो साबुन के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो आप लोग बता दीजिएगा।
साबुन क्या है, साबुन कैसे बनता है, सब समझा दीजिएगा कि नहीं समझा पाइएगा? चलिए तो समझा दीजिएगा। तो जितना ये बतिया लिखे तो इसको हम लिखवा देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, ताकि आपको जो है से परीक्षा में आएगा तो आप लिख दीजिएगा। अब देखिए होता क्या है कि साबुन से कैसे मैंने आपका मैंने धुला जाता है, सब मैल निकल जाता है, उसके बारे में आप लोग को समझ लेना है। समझे कि नहीं? तो देखिए पूंछ जो होता है, पूंछ जल में नहीं घुलेगा, यह जल को साफ नहीं करता है, यह जल में नहीं साफ करेगा। पूंछवा जो होता है ना, ये जाकर के सट जाता है आपको मैल में, है ना, आपके शरीर के किस में, मैल में। मैल किसको बोलेंगे? तो जैसे आपके शरीर में तेल है, तेल लगेले रहते हैं ना बाल उल में सब में, तो उस क्या है, सब मैले ना है। तो यह पूंछ जो है किस में घुलता है? जल में नहीं घुलता है, पूंछ जल में नहीं घुलता है, याद रखिएगा, पूंछ जल में नहीं घुलता है। तो यह कहां घुलता है? यह मैल में घुलता है, यह मैल में घुलता है, मैल में घुलता है। मैल बोले तो, मैल बोले तो किसको बोलेंगे? तो जिसमें तेल वगैरह जो चिपक जाता है आपके शरीर में, या कपड़ा होता है में तेल वगैरह सब जो गंदगी आ जाता है, दूरी गर्दाई जिसको बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मैल बोलते हैं। तो यानी कि यह किस में चला जाता है? तेल में। किसमें? तेल में। तेल में जाकर के घुल जाता है और चिपक जाता है। क्या करता है? चिपक जाता है। समझ में आ गई बात? और जो शीर्ष है, जो शीर्ष भाग है, ये तो हम पूछ के बता दिए। और शीर्ष जो भाग है वह किसमें घुल जाता है? जल में। जल में क्या कर जाता है? घुल जाता है। तो जब आप साबुन लगाइएगा तो साबुन में तो शीर्ष और कुछ दोनों है, तो जैसे ही वह पनिया के साथ क्या दे देगा? पूरा झाग दे देगा। क्या दे देगा? झाग। अब उसका जो पोछिया है, तो जितना मैलिया है आपके शरीरिया में लगा हुआ या कपड़वा में लगा हुआ है, तो उसमें जाकर के वो सब मैंने नहीं समझे, जैसे जो तेल है उसको चिपका लेगा अपने में, आपके शरीर में गंदगी है उसको चिपका लेगा अपने में। और शीर्षवा क्या कर दिया? झाग बना दिया। तो झगवा बना दिया, ये क्या कर दिया? इसको झाग बनाने की जरूरत है नहीं, ये तो जाकर तेल में चिपक गया और उसको बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। और जैसी सबुनिया फिर लगाने के बाद पनिया डालते हैं, तो पनिया डालिएगा तो सबुनिया बहता है कि नहीं बहता है, यानी कि फेनवा बहता है कि नहीं बहता है। तो फेनवा के साथ साथ पोछिया जो तेलवा लेकर के आया था, जो मैल लेकर के आया था, उसको क्या किया? साथे साथे पानी उसको बहा दिया। तो इस तरह से साबुन लगा करके जब नहाइएगा, तो साबुन लगा करके नहाने पर मैल जो है शरीर का सब क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। क्योंकि साबुन में जो पूंछ होता है वह मैल के साथ चिपक करके उसको बाहर कर देता है। समझे कि नहीं? उसको जल से मतलब नहीं रहता है। जैसे ही आप लगाइएगा ना, तो जाकर के मैलिए में जाकर सटेगा और वहां से मैलवा को निकाल लेगा। और मैल निकाल करके पनिया से जब धोइएगा ना, तो साथ ही साथ वो भी निकल जाएगा। समझे ना? तो इस तरह से जो है हम लोग कपड़ा या अपने शरीर को साफ कर लेते हैं। समझे कि नहीं? यहां तक समझ में आई बात? तो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि साबुन बना कैसे, साबुन बना कैसे, तब क्या लिखिएगा? साबुन कैसे बना तब क्या लिखिएगा? जरा सा बताइए तो ध्यान से समझिए। साबुन कैसे बना इसको समझिए। तो वनस्पति तेल, वनस्पति तेल से भी तो साबुन बनाया जाता है ना। अरे वनस्पति तेल ना है, यहाँ जो पेड़ पौधों की चर्बी है कि नहीं? तो आप क्या लिखेगा? वनस्पति तेल या वसीय अम्ल, यही बतिया को पूरा लिख देना है। वनस्पति तेल या वसीय अम्ल, यही दो चीज में लेते हैं साबुन बनाने के लिए। का क्षारीय जल विलयन, क्षारीय जल विलयन है ना, जल अपघटन, ऐसे कर दे, जल अपघटन। तो क्षारीय क्या लिए थे? तो भैया बताइए ना, NaOH या KOH क्या है? क्षारे ना है जी। NaOH या KOH क्या है? क्षार है। तो उसी को लिए हैं और हमने क्या कर दिया है? जल अपघटन करवा दिए हैं। तो जल अपघटन से, जल अपघटन से क्या चीज का निर्माण बनता है? साबुन तथा ग्लिसरॉल, साबुन तथा ग्लिसरॉल,
ग्लिसरॉल बोले तो आपके शरीर का मैल, ग्लिसरॉल बोले तो क्या चीज, आपके शरीर का मैल है ना। ग्लिसरॉल का बनना क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। आ गया समझ में? समझ में आ रही है बात? तो वनस्पति तेल या वसीय अम्ल में अगर हम क्षार के साथ में है ना जल का अपघटन कराते हैं, तो जल अपघटन से जो चीज का निर्माण होता है तो उसमें दो चीज का निर्माण होता है, साबुन और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मैल वगैरह को लेकर के बाहर निकाल देगा है ना, साबुन झाग के साथ बाहर निकल जाएगा। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, साबुनीकरण। क्लियर हो गया? अब चलिए, अब इसमें देखिए जल भी आपका दो प्रकार का होता है, ध्यान समझिएगा। तो जल होता है एक मृदु जल, जिसको आप लोग कहते हैं मीठा जल। मीठा जल में चीनी नहीं का मिलल रहता है, नहीं, वैसा जल जो पीने लायक है उसी को कहते हैं मृदु जल। एक होता है कठोर जल, एक क्या होता है, कठोर जल। तो देखिए यहां पे इस बात को समझिए, साबुन जो होता है, साबुन कपड़ा जो सब साफ कीजिएगा या शरीर को साफ कीजिएगा तो वह झाग किस में देगा, तो वह झाग देगा मृदु जल में। क्या कठोर जल में साबुन झाग देगा? नहीं देगा, कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि साबुन झाग किस में देगा, तो साबुन झाग देगा आपको मृदु जल में। क्या यह कठोर जल में साबुन झाग देगा? तो जिसको कठोर जल बोलते हैं या खारा जल बोलते हैं, जी सीधा सा बात, खारा जल, क्या इसमें झाग देगा? तो इसमें आपको झाग नहीं देगा। साबुन जब भी झाग देता है तो किसमें झाग देता है, मृदु जल या मीठा जल में। क्या कठोर जल में कपड़ा फेंकने जाएगा तो पूरा फेनाएगा? नहीं फेनाएगा, समझे कि नहीं है? तो साबुन, तो अब भैया कठोर जल जहां पे रहेगा तो वहां क्या चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो कठोर जल जहां पे रहेगा तो वहां पर आपको अपमार्जक का इस्तेमाल करना है, वहां शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल करना है, सरफ का इस्तेमाल करना है, पाउडर का इस्तेमाल करना है, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना है। अब आ गया समझ में? तो जरा सा हम लोग अपमार्जक को भी देख लेते हैं। ये पढ़ी, जब भैया ये तो मान लीजिए कि मृदु जल में घुला तो ठीक है, नहीं घुला तब ना हम अपमार्जक बना रहे हैं। तो अब हमको अपमार्जक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेना है कि अपमार्जक बोले तो सरफ, अपमार्जक बोले तो क्या चीज, डिटर्जेंट, अपमार्जक बोले तो क्या चीज, शैम्पू, या जितना पाउडर वाला चीज है वो सब अपमार्जक ही है ना। जितना जो हम लोग शैम्पू वगैरह लगाते हैं सब अपमार्जक ही है। तो अपमार्जक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो अपमार्जक के बारे में क्या लिखेंगे, तो देखिए अपमार्जक बोले तो सब सरफ पूरा समझ में आ गया। तो यह क्या करता है, मृदु जल में भी झाग देगा, क्या देगा, झाग देगा, और कठोर जल में भी क्या करेगा, झाग देगा। ये दोनों जगहों पर झाग देगा। लेकिन साबुन ऐसा दे रहा था नहीं, ये दोनों जगहों पर झाग देगा। और ये बनता कैसे है तो समझिए, जैसे देखिए इसको हम लोग बनाने के लिए उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का लंबा श्रृंखला लिए थे। इसमें उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं लिया जाएगा बल्कि इसमें एल्कोहल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, अल्कोहल। तो हम लोग लिखेंगे उच्च अल्कोहल, देखिए ध्यान से, क्या हम लोग लेंगे, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न, व्युत्पन्न बोले तो हाइड्रोजन सल्फेट से उत्पत्ति जिसकी हुई हो, समझे कि नहीं, व्युत्पन्न का, व्युत्पन्न को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न का सोडियम लवण लेंगे। व्युत्पन्न का हम लोग क्या ले लेंगे, सोडियम लवण, है ना, सोडियम लवण ले लेंगे। यही सोडियम लवण जो होता है वह अपमार्जक होता है। जैसे देखिए साबुन क्या था, तो साबुन जो था से उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण था। देखिए ना यहाँ पे उच्च है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, नहीं। और अपमार्जक क्या है, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट से जो उत्पन्न हुआ है उसका सोडियम लवण को हम लोग क्या बोलेंगे, अपमार्जक बोलेंगे।
क्लियर हो गया? समझ में आ गया बात? आपको साबुन क्या है, तो यह जो है से उच्च कार्बन श्रृंखला का कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। ये क्या है, अल्कोहल का हाइड्रोजन सल्फेट से उत्पन्न सोडियम लवण है। समझ में आ गई बात? तो अब जरा सा एक क्वेश्चन आपको आता है भयंकर। क्या क्वेश्चन आता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। आता है ना क्वेश्चन कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। एक देने दे देगा साबुन और एक देने दे देगा क्या चीज, अपमार्जक। एक देने दे देगा क्या चीज, साबुन, और दूसरा देने क्या दे देगा, अपमार्जक। तो अब बताइए तो क्या है, साबुन में क्या लिखवा है, अभी क्या बोले, साबुन में भी हम लोग क्या बताए कि उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण है। ठीक है, उच्च वसीय लवण का, उच्च वसीय अम्ल का क्या है, सोडियम लवण है, सोडियम लवण है। और अपमार्जक में अभी हम क्या बताए हैं, तो अपमार्जक में यही ना बताए हैं कि उच्च अल्कोहल का हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण है। बताए ना भी, उच्च अल्कोहल का है ना, उच्च अल्कोहल का हाइड्रोजन सल्फेट का, हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण है, सोडियम लवण है। अब आ गया समझ में? तो पहला अंतर तो ये भी लिख सकते हैं। अभी दूसरा अंतर क्या लिखे, साबुन किसमें झाग देगा, मृदु जल में। यह मृदु जल में झाग उत्पन्न करता है, झाग उत्पन्न करता है। इसके बारे में क्या लिखिएगा, तो इसके बारे में लिखेंगे कि यह कठोर जल में भी झाग देता है। यह कठोर जल में भी, बोलबे नहीं करता है, यह कठोर जल में भी झाग देता है। क्या देता है, झाग देता है। तीसरा अंतर इसमें और क्या लिख सकते हैं, तो तीसरा अंतर में देखिए, साबुन जो होता है यह पानी को कम प्रदूषित करता है, यह पानी को कम प्रदूषित करता है। ये भी अंतर हो सकता है, प्रदूषित करता है। और भैया ये तो बहुते कर सकता है कि नहीं, यह पानी को ज्यादा प्रदूषित करता है, यह पानी को ज्यादा प्रदूषित करता है, ज्यादा प्रदूषित करता है। अब आया समझ में? ये तीन अंतर आप लिख दीजिएगा, परीक्षा में आता भी है तो खूब बढ़िया से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक देख लीजिए, है ना, इसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है समजातीय श्रेणी। इसको पहले ही पढ़ाना चाहिए था, समजातीय श्रेणी, लेकिन फिर भी चलिए भाई ये पढ़ा देते हैं कभी। समजातीय श्रेणी देख लीजिए। समजातीय श्रेणी का मतलब क्या है, देखिए आप बहुत अच्छा समझिए। जैसे अल्कोहल ग्रुप हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अल्कोहल का ग्रुप ले लेते हैं। तो अल्कोहल का ग्रुप में क्या है, CnH2n+1 × OH। तो पहला अगर एक कार्बन लीजिएगा तो CH3OH, CH3OH। तो CH3OH जब लीजिएगा, एक मिनट, CH3 जब OH लीजिएगा तो एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, और OH लगल है तो ऑल, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। ये क्या हो जाएगा, मेथेन। अगला हो जाएगा, बोलो, एथेनॉल, C2H5OH। फिर है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल तो C3H7OH। ब्यूटेनॉल लीजिए, C4 8×9 OH। पेंटेनॉल देख रहे हैं ना, C5H11OH। हो गया कि नहीं हो गया? आप अब देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया से देखिएगा। जो एक ही जात का हो, समजात है, और उसकी श्रेणी अगर बन जाती हो तो समजातीय श्रेणी है।
सम माने बराबर, जात माने जात, जो एक जात का है समजात है कि नहीं है। जैसे लड़का लड़की का शादी एक ही जात में होता है तो समजातीय है कि नहीं है। अब दूसरा से शादी कर लीजिएगा तब विजातीय है कि नहीं है, वो समजातीय नहीं है, दूसरा दूसरा जात है कि नहीं है। तो अब उसमें क्या है कि समजातीय श्रेणी किसे कहेंगे। तो अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस कीजिए। तो कार्बन यहाँ एक है, यहाँ कार्बन दो, तो कै का डिफरेंस है, एक का। यहाँ हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 5, कै का अंतर है, 2 का। CH2 का अंतर है। ये दोनों में देखिए तो इतना ही का अंतर है, ये दोनों में देखिए तो इतना ही का अंतर है, ये दोनों में देखिए इतना ही का अंतर है। आप किसी भी श्रेणी में किसी भी सदस्य को लीजिएगा, उनके बीच में किसका अंतर होगा, CH2 का। कितना का अंतर होगा, CH2 का। आगे समझ में, किसका अंतर होगा, CH2 का। तो याद रखिएगा, दो समजातीय जो श्रेणी होता है इसकी सबसे बड़ी पहचान है, तो उनका अंतर किसका होगा, CH2 का होगा। किसका अंतर होगा, CH2 का। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं से। तो इस बात को लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा कि दो समजातीय श्रेणियों के बीच में जो अंतर होता है, दो समजातीय श्रेणी के बीच का अंतर क्या होता है, CH2 होता है। हो गया समझ में, क्या होता है, CH2 होता है। क्लियर हो गया, कितना होता है, CH2। समझे कि नहीं, आ रहा समझ में हो, कैसे समझ में आ रहा तोरा, हाँ अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समजातीय श्रेणी समझ में आइए गया। अब एक और क्वेश्चन आएगा, देख लेते हैं। कार्बन सबसे अधिक यौगिक क्यों बनाता है, क्यों बनाता है, कार्बन सबसे अधिक यौगिक क्यों बनाता है। तो क्या जवाब दीजिएगा, बोलिए। तो कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेन गुण है, उसको समझिए ध्यान से। पहला आपको क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखिएगा, मुंह बनाइएगा उस समय, तो समझिएगा तब ना बनाइएगा जी। इसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है, श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है कि नहीं। इसमें श्रृंखलन गुण, कौन सा गुण, श्रृंखलन गुण है ना, पाया जाता है। श्रृंखलन गुण बोले तो चैन बनाने का गुण। आप देखिए ना, कार्बन ऐसे ऐसे जोड़ते ना जाइए, जितना जोड़ना ना बुझाता इधर हूं जोड़ ना दीजिए, इधर हूं जोड़िए ना, पूरा आप भयंकर जन बुझाते ना जोड़ते जाइए, खत्म होने वाला है ये। जब कहीं समाप्त होगा तो एक बार उसमें जोड़ दीजिए, जब समाप्त हो चारों जने जोड़ दीजिए। समझना की बात है सर, इतना लास्ट हो गया नहीं, फिर इसमें हमको जोड़ने का मन है नहीं जोड़ेंगे, फिर एकरों में जोड़ने का मन है नहीं जोड़ेंगे, एकरों में जोड़ने का मन है नहीं जोड़ेंगे, ऊपर हूं हमारा जोड़ने का मन है तो नहीं जोड़ेंगे। बोलिए तो अंत है इसका, अंत नहीं होगा। कार्बन जोड़ते जाइए, हाइड्रोजन जोड़ते जाइए, श्रृंखला बनते जाएगा, है ना, नया नया यौगिक क्या होते जाएगा, बनते जाएगा। तो भैया जिसका कोई अंत नहीं है तो सबसे ज्यादा यौगिक की रचना करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं। सबसे ज्यादा यौगिक की रचना करने का सबसे बड़ा गुण इसका है कि वह श्रृंखलन गुण उसमें पाया जाता है। श्रृंखला ऐसा खत्म नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात, बोल भी नहीं कर रहा है, इस समझ में आ गया तो सही बात है। दूसरा देख लीजिए इसका, दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है, तो देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 है ना, लास्ट होता है तो 4 होता है। तो इसके पास 2 स्थिति है, त्यागने का भी और लेने का भी। जरूरत पड़ेगा तो त्यागिए देगा, जरूरत पड़ेगा तो ले लेगा 4। तो ये भी कारण है कि सबसे ज्यादा यौगिक की रचना कर सकता है ये, है कि नहीं। और तीसरा जो इसमें गुण पाया जाता है, ये सबे बॉन्ड में रहता है, सिंगलो बॉन्ड में कार्बन, डबलो बॉन्ड में कार्बन, ट्रिपलो बॉन्ड बना करके कार्बन यौगिक की रचना करता है। समझ में आ गई बात है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है से आपका सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा,
ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे हमको जैविक बनाना है हम बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड बना करके, डबल बॉन्ड बना करके, ट्रिपल बॉन्ड बना करके क्या करता है ये, है ना, ये तीनों बॉन्ड बना करके, ये तीनों बॉन्ड बनाकर यौगिक की रचना कर देता है, यौगिक की रचना कर देता है। समझ में आ रहा है बात? यह क्या करता है, यौगिक की रचना कर देता है। समझ में आ गई बात ना? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जमाना के अनुसार है, हमको जैसे जरूरत बनेगा सरकार हम ही बनाएंगे। ये नीतीश कुमार हो जाता है, ये है कि नहीं? अगर हमको आरजेडी से भी मिलना होगा तैयो हम बना लेंगे, बीजेपी से भी मिलना होगा तैयो बनाएंगे, लेकिन सरकार में मुख्यमंत्री पर हम ही रहेंगे और जब तक जिंदा है तब तक बैठेंगे, है कि नहीं? तो कुल मिला जुला करके कार्बन क्या है? नीतीश कुमार है कि नहीं? नीतीश कुमार है। अगर 20 साल के बाद वीडियो देखेगा तो बच्चा कहेगा कि नीतीश कुमार कौन थे? तो भैया वो बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो किसी के साथ गठबंधन बना सकते थे, है कि नहीं? एक पानी पर रहने वाले आदमी नहीं थे। जब जैसन तब तैसन, वैसन न तो नीतीश कैसन, है कि नहीं? तो कुल मिला करके वो मैंने कार्बन अत्यधिक यौगिकों की रचना क्यों करता है? तो आप नीतीश कुमार वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, जैसे भी है यौगिक बनाना है, इसीलिए सबसे अत्यधिक यौगिकों की रचना ये करता है। भैया ये मत बोलिएगा ना तो भैया दिक्कतें हो जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो हंसते खेलते कार्बन और उसके जैविक जो चैप्टर है समाप्त। समझ में आ गई बात? कार्बन और उसके जैविक क्या हो गया? समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है ना? तो हम लोग अब उसका अध्ययन करेंगे नेक्स्ट में। कुल मिला जुला करके कार्बन और उसके यौगिक में मेरा 7 गो पार्ट बना है यूट्यूब पर, है ना? 7 पार्ट आप लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोगों को अच्छा लगा? इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।